निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? नहीं पे ध्यान देना है। कौन नहीं थे? जेड गुडी। मार्टिन लूथर किंग था। महात्मा गांधी रंगभेद के विरोधी थे। ओलंपिक धावक, धावक मतलब होता दौड़ने वाला, टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलिंस ये भी थे। इसका उत्तर होगा जेड गुडी। प्राचीन भारत में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर थोड़ा सा सोच समझ के देना है। तो शूद्रों को नहीं था, बाकी इनको था, राज परिवारों को था, शूद्रों को नहीं था। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर लैंगिक विभाजन कहलाता है। अब उसमें सामाजिक विभेद की बात होगी तब आ जाएगा स्त्री पुरुष द्वारा दी गई असमान भूमिकाएं। सामाजिक विभेद होगा तब। लैंगिक विभाजन है, लैंगिक विभेद नहीं है, विभाजन है। लैंगिक भेदभाव होगा तब भी ऑप्शन होगा। लैंगिक विभाजन तो स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब ये लिखने वाला यहाँ नहीं, यहाँ कहाँ लिखना चाहिए तो लिख दिया यहाँ। तो पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत होगा वो ऑप्शन, बाकी तीन सही होगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, हाँ करता है, धर्मनिरपेक्ष है इसलिए। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यही गलत है। सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी देता है, बिल्कुल। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, हाँ। तो गलत जो है यही है। निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो तीन इसमें से होगा। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल। तो नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसका ऑप्शन वैसे भी पाकिस्तान को कहा जाता मुस्लिम राष्ट्र, लेकिन है ये भी धर्मनिरपेक्ष। हिंदू और दूसरे धर्मावलंबी भी पाकिस्तान में हैं और बार बार देखते हैं पेपर में कि उनके अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है उसको बदनाम भी तो करती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वहाँ भी हिंदुओं के हित में बात होती है, ऐसा हाल फिलहाल न्यूज़ में देखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर नेपाल होगा यहाँ। और नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, बाद में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अपने आप को घोषित कर दिया था। अमेरिका है धर्मनिरपेक्ष, भारत है। तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे नेपाल के धर्मनिरपेक्ष घोषित होने के बाद, तो पाकिस्तान बच रहा है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, तो ये तो सही बात है। एक धर्म के अनुयायी एक साथ समुदाय बनाते हैं। सांप्रदायिक राजनीति में एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम न रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित होती है। पर खाली स्थान पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। तो भारत में जाति पर विभाजन है, सिर्फ भारत में है, बाकी देशों में ऐसा नहीं है। और जातिवाद के कारण ही यहाँ की राजनीति जो है बहुत गंदी है। और भारत जो है जिस हिसाब से तरक्की करनी चाहिए उस हिसाब से तरक्की नहीं कर रहा है। महादलित के रूप में एक नई पहचान का निर्धारण किस राज्य में होता है? तो बिहार में है। इंग्लैंड, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो 1918 में हुआ था महिलाओं को। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में श्रेष्ठ रूप में संभव है? तो ये लोकतंत्र में है। जनता सत्ता में साझेदारी व्यक्त करती है। अगर 100% जनता शिक्षित हो तब। भारत में जातिवाद हुआ है, तो यहाँ ऐसा नहीं है सत्ता में साझेदारी सर्वश्रेष्ठ रूप यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ जातिवाद देखने को मिलता है, संप्रदायवाद देखने को मिलता है।
भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद से क्या नुकसान है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रहित, अलगाववाद होता है ये नुकसान। बाकी ये तीनों पॉजिटिव पॉइंट है। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंगभेद का, जातिवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिक का, रंगभेद का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? भारत में 33%, कोई राज्य 50% दिए हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 संबंधित है धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने से संबंधित है। अनुच्छेद 15। नस्ल का आधार है जीवशास्त्र, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। जीवशास्त्र। जाति का आधार है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जीवशास्त्र। जाति का आधार जो है वो सामाजिक है। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार धर्म, भाषा, जाति ये सभी हैं। धर्म के आधार पर भारत में अलग अलग समाज है, भाषा के आधार पर भी है और जाति के आधार पर भी है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति होता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाएगा हम सांप्रदायिक। और जाति को मुख्य आधार मानेगा तो जातिवादी। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। कौन? धर्म। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार इनमें से क्या नहीं है? सामाजिक विभाजन का आधार तो स्वास्थ्य नहीं है, बाकी क्षेत्र और भाषा और जाति है। भारत विभाजन का मूल आधार था तो धर्म था। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। भारतीय समाज में असमानता का मूल कारण क्या है? असमानता का जाति व्यवस्था, धर्म, स्वास्थ्य इनमें से कोई नहीं। भारतीय समाज अगर बात है तो जाति व्यवस्था। भारत में सत्ता की साझेदारी प्रत्यक्ष रूप से इनमें से कहाँ नहीं पाई जाती है? प्रत्यक्ष रूप से सत्ता की साझेदारी औद्योगिक क्षेत्र में। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका ये सरकार के अंग हैं, यहाँ पाई जाती है। भारत में सामाजिक विभाजन है, जटिल है, सरल है, तो दोनों है। ए और बी दोनों। भारत में सामाजिक विभाजन जटिल भी है, सरल भी है। जाति व्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज की प्रमुख विसंगति। जाति सामाजिक विभाजन, सामाजिक सौहार्द, संतुलित समाज इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक विभाजन। धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है, यह विचार आधारित है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर, सांप्रदायिक राजनीति पर। धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर इसका उत्तर सही होगा वो ए और बी दोनों। धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। जहाँ धर्म ही की बात हो गई मतलब धर्म को ऊपर रखा जा रहा है तो संप्रदाय में जाएगा। और धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म को समान भाव से देखा जाता है, तो यहाँ ये सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है सांप्रदायिक राजनीति है। धर्मनिरपेक्षता मतलब फिर धर्म को महत्व नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर समानता की बात की जाएगी सभी धर्मों के लिए। भारत में सत्ता की साझेदारी प्रत्यक्ष रूप से इनमें से कहाँ पाई जाती है? प्रत्यक्ष रूप से भारत में सत्ता की साझेदारी, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से। कृषि में, औद्योगिक में, सरकार में इनमें से कोई नहीं। सत्ता की साझेदारी की बात हो रही है तो सरकार। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव नहीं है? सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव नहीं है? अप्रत्यक्ष में, निरंकुशवाद में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो
इन दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो शामिल है, निरंकुशवाद में संभव नहीं है। बिहार का पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 50%। उसे प्रावधान 33% का है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने 50% बढ़ा के दिया महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? महिला की शिक्षा से, महिलाओं की नौकरी से, महिलाओं की प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से है। और उपर्युक्त सभी से। महिला आरक्षण विधेयक, तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी में महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है, नौकरी में भी, महिलाओं की शिक्षा में भी, और महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने में भी। मतलब ये हो गया सरकार में, ये नौकरी में भी महिला को आरक्षण है, महिलाओं की शिक्षा में भी आरक्षण दिए, अब शुरू हो गया है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में ये तीनों ऑप्शन सही होगा। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम और यूगोस्लाविया। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण पाकिस्तान, श्रीलंका तो नहीं होगा, बेल्जियम और यूगोस्लाविया। बेल्जियम होगा, यूरोपीय राष्ट्र। अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति? सांप्रदायिक, नारीवाद, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी। अधिकारों और अवसरों में मामलों में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। तो जातिवादी भी नहीं होगा, सांप्रदायिक, नारीवादी। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है, देश की एकता को कमजोर करता है, ये गलत है। फैसले लेने में देरी करता है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करता है। तो ये होगा सही। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति? जाति को मुख्य आधार मानेगा तो जातिवादी हो गया। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। अगर भेदभाव कर रहा है तो सांप्रदायिक कहलाएगा। संघ राज्य की विशेषता है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये तीनों है। उपर्युक्त सभी। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है। तो लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये भी होता है उसमें, ये भी होता है, ये भी होता है। इकहरी मतलब एक इकलौती सरकार। संघ राज्य में क्या होगा? इकलौती सरकार। एक संघ राज्य में इकलौती सरकार नहीं होगी, संघ राज्य में दो स्तर पर सरकार बनता है, तो ये गलत होगा। यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है, बाकी तीनों चीज होता है। संघ सरकार का उदाहरण है ब्रिटेन, भारत, दोनों, तो दोनों है। संघ सरकार का उदाहरण नहीं है बेल्जियम, चीन, भारत, ब्रिटेन, तो चीन नहीं है। चीन में साम्यवादी सरकार है, वहां लोकतंत्र नहीं है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में है। कुछ विषय राज्य सरकार को दे दिए गए हैं, कुछ विषय केंद्र सरकार को, कुछ विषय वो दोनों कानून बना सकते हैं। 3 विषय है, 3 सूचियां हैं। भारत संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन हेतु 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची, ग्राम सूची, ये गलत है। संघ, राज्य और समवर्ती, इसी सही होगा, सूचियों के नाम है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। सत्ता में साझेदारी के संबंध में क्या सही नहीं है? नहीं है, 3 सही होगा, एक गलत होगा। गलती को ढूंढना, यह विविधता को वैध प्रदान करता है, सही है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है, ये भी सही है। देश की एकता को कमजोर करता है, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? राष्ट्रीय एकता, ये है, सही है। राष्ट्रीय अखंडता, ये भी सही है, मतलब राष्ट्र को जोड़ के रखना, राष्ट्र टूटे नहीं। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। तो ये गलत जो होगा ये होगा, निगेटिव यही सांप्रदायिकता। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, अब नहीं रहा 2019 के बाद से। भारत में किस राज्य की किस प्रकार की शासन प्रणाली है? किस प्रकार की शासन प्रणाली? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वो क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है। तानाशाही तो होगा नहीं। संघीय और अध्यक्षीय शासन जो है वो अमेरिका में है।
संघीय है और संसदीय है, पार्लियामेंट है। अमेरिका में क्या है, संघीय और अध्यक्षीय है। अध्यक्षीय में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जनता डायरेक्ट करती है सीधे, और संघीय और संसदीय में जनता जो है अपने देश के प्रधान को डायरेक्ट नहीं चुनती है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 3 स्तरीय हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है, स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण, गांव से संबंधित। नगर निगम शहर का है, नगर पंचायत भी शहर के लिए, नगर परिषद भी। तो जिला परिषद जो है, जिला परिषद, नगर परिषद और नगर निगम, नगर पंचायत। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है, ग्रामीण संस्था। तो पंचायत 3 स्तरीय होता है, एक ग्राम स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर, एक जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो जिला परिषद होगा, नगर पंचायत नाम से कोई संस्था नहीं है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। पहला राज्य जो बना था वो 1954 में बना था, आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, अर्धलोकतंत्र, अभिजन तंत्र। तो ये राज्यों का संघ है संविधान के अनुसार। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक देखने को मिलती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक ग्राम सभा, कार्यपालिका, विधायिका। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक देखना चाहेंगे तो ग्राम सभा में जनता जो है अपने प्रधान या मुखिया का चुनाव डायरेक्ट करती है सीधे, तो ग्राम सभा। कार्यपालिका में नहीं, अप्रत्यक्ष है। विधायिका में भी अप्रत्यक्ष है, ग्राम सभा में प्रत्यक्ष मान सकते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है, भारत में कहाँ महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज में है अभी। संसद में, यानी संसद मतलब राज्यसभा, लोकसभा में चल रहा बात। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था, नागौर जिले से 1959। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ था, नागौर। आ गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन नहीं है, तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर निगम नहीं। अभी बात चल रही थी, इससे पहले क्वेश्चन में जिला परिषद था। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है, न्याय मित्र। ग्राम कचहरी से, पंचायत समिति से, ग्राम सभा से, तो ग्राम कचहरी से है न्याय मित्र। न्याय मित्र तो ग्राम पंचायत में कहीं है नहीं, सरपंच और पंच होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं इस संस्था से संबंधित है। अगर सही होगा भी तो ग्राम कचहरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखा नहीं मैंने। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, वर्तमान समय में वहाँ लोकतंत्र है। और जो सब क्वेश्चन छपा होगा ये बिहार बोर्ड से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राजतंत्र था पहले, सैनिक तानाशाही नेपाल में कभी नहीं रही है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया, 22 भाषा है वहाँ। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 आ गया यहाँ पर क्वेश्चन। किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगरीय स्वशासन की चर्चा अपनी पुस्तक इंडिका में की है, तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है, उसने किया है। पंचायती राज संस्थाओं में प्रमुख का निर्वाचन, पंचायत समिति, ग्राम सभा, नगर पंचायत। तो उपर्युक्त सभी, ग्राम सभा नहीं जाती है उसमें, नगर पंचायत नहीं भाग लेती है, पंचायत समिति करती है प्रमुख का निर्वाचन। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर पर 1959 में शुरुआत हुआ था इसका। तो यही वो कोई ऑप्शन सही है, 1959। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, कोलकाता, दिल्ली, पटना, चेन्नई। तो सबसे पहले नगर निगम जो बना था वो चेन्नई बना था। नगर निगम महानगरों में होता है, नगर परिषद उससे छोटे नगरों में होता है।
और ये स्थानीय सरकार का अंग है। नगर निगम, नगर परिषद, जिस तरह नगर पंचायत ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर नगर निगम और नगर परिषद होता है। संघ राज्य में राजनीतिक दलों की प्रकृति समानता होती है। संघ की बात हो रही है तो संघ मतलब कई राज्यों का संघ, तो एक दलीय नहीं होगा, द्विदलीय भी नहीं होगा, बहुदलीय, दो से अधिक दल। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी भाषाएं, कितनी देशी रियासतें थी? जब भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ रियासत को देशी रियासत नाम देकर स्वतंत्र बताया गया था। तो 563 ऐसे देशी रियासत थे। इसमें हैदराबाद भी था, जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था। प्रथम पंचायती राज प्रणाली विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति अनुशंसा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? नागौर में। प्रथम पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर नामक स्थान पर किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों के निर्माण का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलके। समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को होता है। राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बनाती है, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या एक पंचायत में कितनी होनी चाहिए? एक पंचायत में कितने आदमी पर एक मुखिया होगा? तो 7,000 रुपये। और पहाड़ी क्षेत्रों में 5,000 रुपये, याद रखना है। पहाड़ी क्षेत्र पूछे, सामान्य क्षेत्र में 7,000, पहाड़ी क्षेत्र में 5,000। तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया रांची। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 और प्लस 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल अभी 36 हैं मिला के, राज्य 28, केंद्र शासित पूछे तो 8। बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? नगर परिषद, नगर निगम नहीं। 40,000 से अधिक, 20,000 से अधिक, 40,000 से अधिक इस प्रश्न का उत्तर होगा। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल तो 5 साल के लिए होता है पंचायत। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत से, अंतर्राष्ट्रीय शांति से, गौहत्या निषेध से। तो गौहत्या निषेध से अनुच्छेद 40 संबंधित है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इनमें से कोई नहीं। निर्भर करती है, पॉजिटिव पूछ रहा है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। 8 मार्च। 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रभाव हुआ था? तो 1970 के दशक से। दशक मतलब 10 साल का समय। अब 70 के दशक में 72, 73, 79 तक हो सकता है घटना। वैसे ही घटना हुई थी 77 में। भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे 1977। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? 1977 में तो जनता पार्टी को। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा। अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, शराब खोरी के विरुद्ध आवाज से। कांग्रेस पार्टी के
विरोध से, तो ये कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों से है। यहाँ नहीं पूछ रहा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, वो क्वेश्चन फिर दोबारा पूछ दिया। पर्यावरण संरक्षण से था, शराब खोरी के विरुद्ध आवाज़ से नहीं था, और अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। यहाँ पूछ रहा संबंधित है, संबंधित है, वहाँ पूछ रहा नहीं। तो पर्यावरण के संरक्षण से था, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से था, और शराबखोरी के विरुद्ध भी होगा, तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और यहाँ पर होगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है, इसलिए बार बार आ रहा है यहाँ पे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण से, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, वही सब होगा इसमें, उपर्युक्त सभी। चिपको आंदोलन के संबंध में क्या सही है, क्या एक ही ऑप्शन इसमें सही होगा। महिलाओं में से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सही बात है। यह आर्थिक शोषण मुक्त समाज की वकालत किया, पर्यावरण के संरक्षण के अतिरिक्त इसका दायरा विस्तृत होकर नशामुक्त समाज की ओर तक गया, तो बिल्कुल सारी बातें सही है। चिपको आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है, फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आर्थिक शोषण के मुक्ति के लिए आंदोलन प्रतिबद्ध था या हिंसात्मक आंदोलन था, ये सही नहीं है। बाकी दोनों बी, ए और सी सही है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति, तो ये नहीं होना चाहिए सही। बाकी जाति प्रथा तो था ही, दलित सेना का गठन था ही, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, तो भूमिहीन ही, दलित अक्सर भूमिहीन थे। दलित पैंथर के संबंध में क्या सत्य नहीं है, फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका गठन महाराष्ट्र के राज्य के दलित युवाओं के लिए किया गया था, 1972 में इसका गठन हुआ था, ये सही है। यह जाति प्रथा का उन्मूलन के विचार पर आधारित था, सही है। औद्योगिक मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को इसने अलग रखा, यहाँ पूछ रहा है नहीं है। इसका गठन महाराष्ट्र राज्य के दलित युवाओं के लिए किया गया था, तो यही है, डी सही होगा यहाँ भी। दलित पैंथर्स के संबंध में क्या सत्य है, यह एक हिंसात्मक आंदोलन था, गलत। यह भारतीय जाति प्रथा को स्वीकारता है, गलत। यह भूमिहीन गरीब किसानों को समस्या का समाधान करना चाहता था, तो यही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो टिकैत। निम्नलिखित भारतीय किसान यूनियन के नेता के संबंध में क्या सत्य है। कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखना, अपनी मांग मनवाने के लिए इसने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान चलाया, किसानों के पेंशन की मांग इसके द्वारा की गई, तो उपयुक्त सभी बातें सही है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ था, तो नेल्लौर में। ताड़ी विरोधी आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है, इसका मूल नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो। यह आंध्र प्रदेश के महिलाओं को स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यह आंदोलन ताड़ी बिक्री को अतिरिक्त शराबबंदी पर भी प्रतिबंध लगाने का दबाव डाल रहा था, उपयुक्त सभी बातें सही है। ताड़ी विरोधी आंदोलन के संबंध में क्या असत्य है, इसका संबंध आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से था, तो बिल्कुल सही है। यह महिलाओं के द्वारा परिवर्तन किया आंदोलन था, ये भी सही है। यह आंदोलन ताड़ी और शराब दुकानों बंद करवाना चाहता था, बिल्कुल सही है। जाति प्रथा पर आंदोलन, यह जाति प्रथा से प्रभावित था, यही गलत है, और इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी बिहार से तो हो नहीं सकता, जब बिहार ऑप्शन में मिल गया तो इसको काट दीजिए। नर्मदा कहाँ है, घाटी गुजरात में। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये भी बहुत साउथ इंडिया में चला गया, तो ये भी नहीं है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो ये भी नहीं होगा नर्मदा घाटी। अब देखिए गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, बिल्कुल पड़ोसी, मध्य प्रदेश भी वहीं पर है, तो यही संबंधित होगा। तीनों में गुजरात नहीं है, ये नहीं होगा।
मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। सूचना के अधिकार संबंधी कानून बना 2005 में ये बन के तैयार हो गया, तो इसकी बात चली थी 2004 से ही कि कोई कानून बनने में बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, समय लग जाता है, 1 साल नहीं 2 साल भी। कानून पारित हो गया था 2004 में, लेकिन राष्ट्रपति का साइन होते होते 2005 आ गया, लागू होते होते। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में क्या सही है? या गुजरात के महाराष्ट्र ठीक है? सरकार द्वारा नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध, ये भी सही है। 1988-89 के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वयं को नर्मदा आंदोलन के रूप में गठित कर एक बड़े जन संघर्ष को प्रारंभ किया। ये तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध में क्या सही है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। यह लगभग 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास की मांग पर केंद्रित है। यह जल, जंगल, जमीन से संबंधित नीति निर्धारण में स्थानीय लोगों की भागीदारी पर बल देता है। 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति इस आंदोलन के प्रमुख उपलब्धि थी। यह आंदोलन सांप्रदायिक मुद्दों से आत्मसात करता है। ये गलत है, तो सत्य नहीं है, तो यही है। पुनर्वास मतलब होता है फिर से बसाना। जब नदी पर बांध बनाया जाएगा तो बाढ़ की समस्या होगी, कई गांव बर्बाद हो जाएंगे, तो उसको कहीं पुनर्वास करवाया जाएगा। यही सब बात पास हुआ था। सूचना के अधिकार का संबंध में क्या सही नहीं है? फिर नहीं पूछ रहा। इसकी शुरुआत 1990 में राजस्थान के भीम तहसील से हुई। यह जून 2005 में यह संसद के से पारित होकर कानून का रूप धारण किया। यह प्रशासन के पारदर्शिता के सिद्धांत पर आधारित है या प्रशासन के गोपनीयता के सिद्धांत पर आधारित है? गोपनीयता नहीं, पारदर्शिता। प्रशासन कैसे काम कर रहा है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, हम सूचना मांग सकते हैं किसी अधिकारी से, तो ये पारदर्शिता होगा। गोपनीयता हुआ तो छुपाना, तो गोपनीयता तो चल ही रहा था 2005 के पहले। तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, ABC, D गलत है। सूचना के अधिकार के संबंध में क्या सही है? तो क्वेश्चन वही है, रिपीट हो रहा। यह प्रशासन गोपनीयता के सिद्धांत पर आधारित है, तो गलत है। बिहार के खगड़िया जिले से प्रारंभ हुआ, ये भी गलत है। यह प्रशासन के पारदर्शिता पर सिद्धांत पर आधारित है, ये ठीक है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य, सप्तदलीय मतलब 7 दल ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, क्यों? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना के लिए। नेपाल में वर्तमान समय में कौन सी शासन प्रणाली स्थापित है? तो वर्तमान समय में वहाँ लोकतंत्र है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, तो ये होता है सत्ता प्राप्त करना, सभी दलों का उद्देश्य होता है। राजनीतिक दल का आशय है अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, इनमें से कोई नहीं, व्यक्ति का समूह होता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले। निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं करता है? चुनाव लड़ना करता है, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्य, अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य। राजनीतिक दल नहीं करता है, यहाँ पूछ रहा है, तो अफसरों से संबंधित बहाली का कार्य ये नहीं काम है उसका। भारत की राजनीतिक दलों के संबंध में क्या सही है? यहाँ पूछ रहा क्या सही है? चुनाव में भाग लेना सही है, सरकार की आलोचना करना, जनता को जागरूक करना, सरकार की आलोचना करना, ये तीनों सही है। राजनीतिक निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? निगेटिव देखना यहाँ पर। राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है, तो ये सही है।
राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। हाँ, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों का राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, यही गलत है, बाधा उत्पन्न नहीं करता है। राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है, तो ये भी सही है। यही निगेटिव पॉइंट यही था, तो ये ऑप्शन का हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं, ये गलत ऑप्शन है। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, कहाँ हुई थी? मुंबई में। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय मतलब दो दल से अधिक दल, तो ब्रिटेन में नहीं है, बाकी पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में है। ब्रिटेन में द्विदलीय है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार, तो गठबंधन की सरकार कब बनती है? बहुदलीय में। बहुदलीय में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए सीट नहीं मिल पाता है तो गठबंधन करना पड़ता है। द्विदलीय में स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? क्या नहीं आवश्यक है? एक निगेटिव होगा, बाकी तीन पॉजिटिव। सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व, तो सही है। निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, यही गलत है, ये सी हो जाएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। दल बदल विरोधक कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? संसद और विधेयक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, संसद और विधायक पर। दल बदल विरोधी कानून लागू होता है कि चुनाव किसी पार्टी पे लड़ेंगे, बाद में दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, तो इसमें कुछ नियम बनाया गया है कि आसानी से कोई दल बदल ना कर पावे। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक दलों, युवाओं, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। यहाँ पूछ रहा नहीं है। दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सब है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन नहीं करता है। विपरीत नहीं, अपने समान सिद्धांतवादी से राजनीतिक दल जो है गठबंधन करके सरकार बनाता है, विपरीत नहीं। उल्टे सिद्धांत वालों से दूर भागता वो। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। 1999, इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो 1999 से निकट चले जाइए 2000 में। वैसे इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब चलाया गया था? संपूर्ण क्रांति 1971, 1972, 1973, 1974। 1974 बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। 545 था, 2 एंग्लो इंडियन, उनका पद समाप्त हो गया। तो 543 होगा यहाँ उत्तर। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम ने किया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसको बीजेपी बोलते हैं। पूछ सकता है कब हुआ, तो 1980 याद रखना है। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह इनमें से क्या है? साइकिल है। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला, डी ऑप्शन में बंगला है यहाँ पे। लोक जनशक्ति पार्टी LJP, रामविलास पासवान। राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह इनमें से क्या हैं? लालटेन, राजद, RJD जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में इंग्लिश में। इनमें से कौन सी एक
बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र के एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, कानून के समक्ष, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, ये भी है, ये दोनों है, उत्तरदायी शासन, ये भी है लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। बहुसंख्यक मतलब हुआ जो व्यक्ति, जिस समुदाय के व्यक्ति देश में ज़्यादा है उनका शासन हो, ऐसा लोकतंत्र में नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में क्या सही है? कानून के समक्ष समानता भी सही है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव भी सही है, उत्तरदायी शासन भी सही है, उपर्युक्त सभी। बहुसंख्यकों का शासन में क्या होगा? बहुसंख्यक की बात मानी जाएगी। लोकतंत्र है जनता की भागीदारी, सभी जनताओं की बात का ख्याल रखा जाता है पार्टी द्वारा, तभी उसको जीतने की उम्मीद होती है। भारतीय लोकतंत्र के संबंध में क्या सही है? एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उपर्युक्त सभी। तो यह अप्रत्यक्ष भी है भारत का, एक सफल लोकतंत्र भी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, तो उपर्युक्त सभी। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये सभी, ये भी समस्या है भारत में, ये भी समस्या है, जातिवाद भी समस्या है। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार, बहुमत, अल्पमत, तानाशाही, राजशाही। बहुमत, जिसका बहुमत होता है, आधे से अधिक सीटें जिस सरकार को, जिस पार्टी को मिलती है वो सरकार बनाता है, उसी को बहुमत बोलते हैं। अल्पमत मतलब जिसको कम सीटें मिली वो सरकार बना लेगा, ऐसा नहीं है। किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकतांत्रिक। बाकी तीनों जो है, तानाशाही, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक, ये जिम्मेदार नहीं होती, उत्तरदायी नहीं होती जनता के हित के लिए, अपना हित सोचती है। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 है, और 2019 में हुआ है 17वीं लोकसभा का चुनाव। अगर इस बार क्वेश्चन पूछे तो वही 17वीं के बारे में पूछेगा, 2019। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 17वीं का 2019। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग एक ही बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संप्रभुता निवास करती है। संप्रभुता मतलब निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति, सुपर पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। प्रधानमंत्री, जनता, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जब ही हो तो जनता को आप नंबर 1 रखिएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? या निर्णय में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, सामाजिक असमानता का पूर्णतः अंत, लोगों के बीच टकराव का अभाव, आर्थिक असमानता का अंत। कौन सा कथन इसमें सही है? तो एक ही सही होगा, ये होगा। निर्णय लेने में देरी होती है लोकतांत्रिक शासन में, लेकिन सही निर्णय लेने की संभावना बनती है। बाकी ये सब जो है ये पूर्णतः होगा, तो ऐसा पूर्णतः नहीं होगा। आर्थिक असमानता पूर्णतः अंत नहीं होता है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित में से कौन है? तो विषमता है, विकास है, अशिक्षा है, गरीबी है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक, तो सबसे अधिक सहायक जो होगा वो विकास होगा। बाकी अशिक्षा, गरीबी, विषमता ये लोकतंत्र में बाधक है। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन, ये देखने को नहीं मिलता है। बाकी ये तीनों है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विविधताओं का किया जाता है। विविधताओं मतलब अनेक तरह के लोग, कई तरह की भाषाएं, कई तरह की क्षेत्रीय संस्कृति, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। सम्मान, अपमान, निरादर, ये सभी सम्मान देखने को मिलता है। लोकतंत्र का विरोधी है, तो लोकतंत्र का विरोधी कौन है? तानाशाही, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी लोकतंत्र के विरोधी हैं। तानाशाही सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है, ज़बरदस्ती का शासन होता है। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, राजा भी जनता का पूरा ख्याल नहीं रखती है। सैनिक तंत्र में मिलिट्री, फौजी का शासन हो जाता है, फौज, सेना जो है देश को अपने कब्जे में ले लेती है। तो ये सभी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है अवसर की समता, अवसर की असमानता, ये गलत है। शैक्षणिक अवसर, उपर्युक्त तीनों। अवसर की असमानता
देता है, इसमें पॉजिटिव देखना है तो अवसर की समानता वो देता है लोकतंत्र, तो ऑप्शन होगा ए, अवसर की समानता लोकतंत्र देता है सभी नागरिकों को। अपराधी का जनप्रतिनिधि बनना लोकतंत्र के लिए क्या घातक है? गुंडे लोग प्रतिनिधि बनते मतलब नेता बनते हैं तो वो क्या होगा? दुखद होगा, सुखद होगा, प्रेरणादायी होगा, सभी होगा, तो दुखद होगा। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र को करती है क्या? मजबूत, कमजोर करती है। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता को है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है जनता का शिक्षित होना। जनता जितना शिक्षित होगा उतना लोकतंत्र सफल होगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर ये लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष लोकतंत्र को करता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष लोकतंत्र को क्या करता है? मजबूत। सभी राजनीतिक दल संघर्ष करते हैं तो सभी इस संघर्ष में क्या होता है? सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक जनता का हित सोचें, हित करें, तो ये लोकतंत्र के लिए लाभकारी होता है और मजबूत करता है लोकतंत्र को। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के प्रकार हैं, आम चुनाव, उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव, ये सभी। अब इनको सबको अलग अलग समझिए। आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर होगा। उपचुनाव जब किसी नेता की मृत्यु हो जाती है, सीट खाली हो जाता है या वो रिजाइन दे देता है तो उसका जगह फुल करने के लिए 6 महीना के अंदर चुनाव होता है, वो उपचुनाव होता है। मध्यावधि चुनाव क्या होता है? ये सरकार गठबंधन की है और जो पार्टी गठबंधन देता है, 5 सीट की कमी है सरकार बनाने में, तो 5 सीट गठबंधन करके वो समर्थन देगा, उसके हित की बात नहीं होगी तो वो क्या होगा? वो नेता, उसके पास 5 विधायक है या 5 सांसद है तो वो जब गठबंधन तोड़ लेती है, समर्थन वापस लेती है तो सरकार गिर जाता है और फिर से चुनाव होता है। 5 साल पूरा होने से पहले चुनाव होता है, तो उसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य सामूहिक सहमति, व्यक्तिगत आदेश, बहुमत का निर्णय, तो बहुमत का निर्णय होगा मूल उद्देश्य। जो ज़्यादा लोग चाहेंगे वही होगा। निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक असमानता। ये आर्थिक असमानता जो है ये बाधक है लोकतंत्र के उपलब्धियों के मार्ग में। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, बहुत इजी क्वेश्चन। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये लिखना है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछता है। तो अब्राहम लिंकन ऐसा कहा था। लोकतंत्र क्या है अगर पूछ दे तो यही सी बात को लिखिए। वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के प्रति जनता को रहता है ज़्यादा अपेक्षा, कम अपेक्षा? ज़्यादा उम्मीद लोकतंत्र के प्रति जनता को रहता है, हाँ, कम नहीं। लोकतंत्र में सरकार जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहती है क्योंकि उसे डर रहता है कि जनता उसे स्वीकार कर लेगी, नकार देगी, गद्दी पर पुनः बैठा देगी, तो नकार देगी। यहाँ पर विवादित क्वेश्चन भी हो सकता है। लोकतंत्र के प्रति जनता को रहता है तो उम्मीद तो रहती है लोकतंत्र में कि जनता सोचती है कि हमारी मांगें पूरी होंगी, हमको सुविधाएं बढ़ेंगी हमारी। कम अपेक्षा कब होगा? भ्रष्ट लोकतंत्र होगा तो उम्मीद कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन हो सकता है सही, संभावना दोनों का है। जनता को अपेक्षा रहता भी है, नहीं भी रहता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा रहती है। तो चलिए इसका ऑप्शन सी मानिए, इधर उधर की बात नहीं, सी। लोकतंत्र में सरकार जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहती है क्योंकि उसे डर रहता है जनता नकार देगी। 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ था? तो एनडीए को।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका पूरा नाम है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, और भी कई पार्टियां हैं गठबंधन में। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नियमित व निष्पक्ष चुनाव से, सही है। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता से, ये भी सही है। जनता को मिले मौलिक अधिकार, सभी तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर नहीं करती है नागरिकों के राजनीतिक रूप से जागरूक होने से, नागरिकों में उच्च साक्षरता दर होने से, नागरिकों में अलगाववाद की भावना के अनुरूप कार्य करने से। तो सी ऑप्शन ही सही होगा इसका। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन अभी बता चुके हैं, अब्राहम लिंकन का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारत में मतदाताओं की संख्या 2019 में तो 90 करोड़ थी। मतदाता मतलब वोटर की संख्या, पूरी आबादी नहीं भारत की, पूरी आबादी अभी 130 करोड़ है। क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र से लगाव को कहते हैं क्षेत्रवाद की भावना, कि मेरा क्षेत्र अच्छा है, मेरा क्षेत्र में ही केवल विकास हो, ऐसे भावना को क्या बोलते हैं? क्षेत्रवाद। भारतीय लोकतंत्र प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष, एकात्मक, प्रतिनिधियात्मक, तो उपर्युक्त तीनों। तो भारत में लोकतंत्र जो है वो अप्रत्यक्ष है, तो तीनों तो होगा नहीं। एकात्मक भी नहीं होगा, एकात्मक में होती है केवल एक सरकार, यहाँ 2 सरकार है, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, तो ये दोनों नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन प्रतिनिधियात्मक होगा। नगर पालिका में प्रतिनिष्ठा होनी चाहिए, सत्य, अहिंसा, भ्रष्टाचार, विवाद, सत्य के प्रति, नगर पालिका नहीं है, सॉरी, न्यायपालिका, सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए न्यायपालिका में। न्याय मतलब इंसाफ, वहाँ सच्चाई होगी तभी तो न्याय मिलेगा। सत्य मतलब सच्चाई। भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की मांग की गई है? तो 33% की गई है। वर्तमान में समय में नेपाल की शासन व्यवस्था है लोकतंत्रात्मक। अगर क्वेश्चन बहुत पुराना होगा तो राजतंत्र भी इसका ऑप्शन सही होगा। अभी के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र, और धर्मनिरपेक्ष भी बन गया है नेपाल। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को जनता डायरेक्ट चुनती है। इन्हीं के 50 नेता चुन के भेजे, उसमें से एक नेता जो है प्रधानमंत्री बनेगा, वो 49 नेता चाहेंगे तब, ऐसा वो तो अप्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो प्रधानमंत्री है उसको जनता चुनेगी, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा डायरेक्ट रूप से। तो ऐसा स्विट्जरलैंड में है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक और बात होती है, अगर नेता काम नहीं करता है तो उसमें प्रतिशत निर्धारित है, इतने लोग जो है फिर से अगर घोषणा करते हैं कि सरकार जो हमने चुन के भेजा नेता को वो सही नहीं है, उसको वापस लिया है, तो वो नेता को रिजाइन देना पड़ता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा होता है। वहाँ कम जनसंख्या में ये पॉसिबल है, अधिक जनसंख्या में नहीं। भारत में जनसंख्या अधिक है, इसलिए ऐसी व्यवस्था पॉसिबल नहीं है। किस प्रकार के शासन व्यवस्था में जनता द्वारा ज़्यादा शक्तिशाली होती है? जनता ज़्यादा शक्तिशाली होती है किस में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुन के तो भेज दिया, अब आगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या काम करेगा, वो 49, अगर 50 नेता भेजते हैं तो 26 नेताओं पर निर्भर है, बाकी 24 जो है अगर विपक्ष में हो जाएंगे तो वो बेकार है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार चुनने का अधिकार किसके पास होता है? तो जनता के पास होता है, जनता के पास, बी ऑप्शन। भारतीय सत्ता में विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? आप सुनिए, विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण मतलब कई केंद्र बनना। केंद्रीकरण या संकेंद्रण मतलब एक केंद्र बनना। ये एक केंद्र है, इसके ऊपर चारों नाचेगा, चारों ओर, तो ये हुआ संकेंद्रण, एक केंद्र। अब विकेंद्रीकरण मतलब कई सेंटर बनना, यहाँ भी है, 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 इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। कई केंद्रों में बांट देना। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ कई स्तर पर सरकार बनना। तो ये संविधान में संशोधन किया गया था, ये 73वां और 74वां। 73वां था ग्रामीण पंचायत के लिए, 74वां था नगर पंचायत के लिए। नगर परिषद, नगर निगम जो बनता है शहर नगर स्तर पर, 74वां ग्रामीण स्तर पर, 73वां याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में था लिच्छवी, वैशाली जिला में। भारतीय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था?
तो 1954 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था वो 1953 में बना था। नेपाल में कितने वर्ष पुरानी राजशाही का अंत कर लोकतंत्र की स्थापना की गई? 240 वर्ष। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? गठबंधन सरकार होगी तो पकड़ कमजोर होगा, तो ढीली। कठोर, मजबूत, लचीला नहीं, ढीला पकड़ होगा। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेता का नाम है। किस देश के माओवादी नेता हैं? तो नेपाल के। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ढीला, लचीला। लचीला, इसका करेक्ट ऑप्शन लचीला होगा, क्योंकि गठबंधन सरकार में एक नेता की नहीं चलती, एक पार्टी की नहीं चलती। जो पार्टी गठबंधन में होगा सबकी चलेगी। तो कभी प्रशासन के प्रति सही भी निर्णय लेगा, कभी गलत भी। अपना स्वार्थ अगर देखेगा तो गलत निर्णय लेगा। तो कभी मजबूत होगा, कभी कमज़ोर होगा, तो इसको बोलते हैं लचीला। तो लचीला होगा इसका ऑप्शन सही। किसने कहा कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए? तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने ऐसा कहा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? राष्ट्रीय विकास, देश प्रेम, जातिवाद, पंचायती राज। ये जातिवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? आतंकवाद, क्षेत्रवाद, देश प्रेम और परिवारवाद। ये है आतंकवाद है, देश प्रेम नहीं है। अब चलिए अर्थशास्त्र की ओर। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र। और जब वो सामान बेचेंगे, सेवा देंगे, सामान जनता तक पहुंचाएंगे, उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, तो वो होगा सेवा क्षेत्र, वो तृतीयक होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीयक क्षेत्र में फैक्ट्री, उद्योग, सामान, और जब भी जितना भी सेवा क्षेत्र है, सामान को दूसरे तक पहुंचाना, सेवा देना, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। सेवा देना मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, ये सब कहाँ आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में। ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र है? तो उद्योग देख लीजिए, वही होगा ऑप्शन सही, उद्योग क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र क्या है? थर्ड है, ये थर्ड होगा। मछली पालन, ये प्राथमिक में चला जाएगा। बैंकिंग कार्य, ये तृतीयक में हो जाएगा। ये थर्ड, तृतीयक क्षेत्र, ये फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड क्षेत्र, औद्योगिक। आपको अब समझ में आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। इनमें से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित मतलब समाजवादी और प्राइवेट दोनों होगा। निजी, समाजवादी और निजी अर्थव्यवस्था होता है, उसको मिश्रित बोलते हैं। तो अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी। चीन में साम्यवादी है। साम्यवादी मतलब इसमें साम्यवादी या समाजवादी दोनों बोलेंगे। इसमें जितना भी संसाधन देश में है उसमें सारे जनता का अधिकार होता है। पूंजीवादी में पूंजीपतियों का अधिकार होगा, और समाजवादी में मिश्रित में क्या होगा? सरकार का भी अधिकार होगा, पूंजीवादियों का भी अधिकार होगा। तो भारत में ऐसा है मिश्रित। जापान में क्या है? पूंजीवाद है। जापान में पूंजीवाद, चीन में साम्यवाद या समाजवादी, अमेरिका में पूंजीवाद, भारत में दोनों है, तो मिश्रित बोलेंगे। लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है? समानता की भावना को देता है, गरिमा और प्रतिष्ठा को देता है, विशेषाधिकार को देता है, फैसला लेने की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, लेकिन विशेषाधिकार को बढ़ावा नहीं देता है। मतलब किसी को विशेषाधिकार मिले, समानता को बढ़ावा देता है। ये जब समानता को बढ़ावा देता है, विशेषाधिकार को नहीं देगा। इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है?
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो तो भारत, अप्रत्यक्ष हो तो स्विट्जरलैंड, बहुत अच्छा उदाहरण है। इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है नहीं, तुरंत देखना, क्वेश्चन मार देना है निशान, नहीं पूछ रहा है। अप्रत्यक्ष नहीं है मतलब अप्रत्यक्ष नहीं होगा तो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा, तो स्विट्जरलैंड में। इंग्लैंड में स्थापित विधि का शासन किसकी देन है? हॉब्स, डाइसी, लॉर्ड ब्राइस, गार्नर। तो डाइसी। महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया? बिहार में। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस, मॉडर्न डेमोक्रेसी के लेखक। लोकतंत्र विधि के शासन पर आधारित होता है, इसका अभिप्राय है कानून के नज़र में सभी एक समान, कानून के समक्ष असमानता, विशेषाधिकार ऊपर सभी, ये होगा ए। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में क्या सही है? इसमें जनसहभागिता का अभाव रहता है, ये तो गलत है। अभाव नहीं रहता जनसहभागिता, उसमें जनता की इच्छा का अनादर किया जाता है, ये भी गलत है। आदर किया जाता है जनता की इच्छा का लोकतंत्र में। सरकार का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, हाँ होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तो लोकतंत्र। वैध मतलब कानूनी, उत्तरदायी मतलब जवाबदेह। भारत में योजना आयोग का गठन 1951 में हुआ था। योजना आयोग का गठन काम की थी 51 से, गठन हुआ था 1950 में 15 मार्च। काम करना शुरू कब किया था? 1951। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। कम होगा तो अविकसित या गरीब राष्ट्र। इनमें से किससे पिछड़े राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। रोजगार और उद्योग व्यवस्था का यहाँ कमी है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन और मत्स्य पालन, मछली पालन, पशुपालन एक ही चीज़ है, दोनों पशु के अंतर्गत आते हैं। और कृषि ये प्राथमिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, सेवा यहाँ मिल गया। आर्थिक क्रियाकलापों को कितने प्रकार है आर्थिक क्रियाकलाप की? तो 3 प्रकार हैं, वही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अर्थव्यवस्था में कुल कितने प्रकार हैं? अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार हैं? क्रियाकलाप नहीं पूछ रहा है। अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, 3। एक हो गया आपको साम्यवादी, एक पूंजीवादी या एक मिश्रित, तो 3 होगा। भारतीय में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल में शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। सी ऑप्शन। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? गांधी जी ने, कलाम ने, नरेंद्र मोदी ने, पंडित नेहरू ने, अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा था। शेयर बाजार की नियामक संस्था मतलब नियम बनाने वाली शेयर बाजार के लिए कौन सी संस्था है? तो सेबी है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान औद्योगिक क्षेत्र का है, कृषि का है, सेवा क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान अभी जो है वर्तमान में वो सेवा क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय में, बिहार की आय में, वैसे कृषि में से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन आय जो प्राप्त होती है वो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होती है ज़्यादा। आर्थिक विकास के मापने के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व। प्रति व्यक्ति आय जो है इससे नापी जाती है आर्थिक विकास। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं। एक साल में कुल आय कितनी हुई इसको कहेंगे राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, 2008-9 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 25,494 रुपये। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य में सबसे अधिक है? तो गोवा में है। भारत के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार की। तो पटना का
प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है पूरे बिहार में। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, तीनों है। तो तीनों है, आसान भी है, साइंटिफिक भी है और प्रैक्टिकल भी है, ये तीनों। उत्पादन एवं आय गणना विधि। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये राष्ट्रीय आय के आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ये सही होगा। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय, पटना का सर्वाधिक है, पूर्णिया, बांका, शिवहर। शिवहर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। राष्ट्रीय आय की समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गरीबी के दुष्चक्र की धारणा को किसने बतलाया था? रैगनर मार्क्स ने बतलाया था। पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक की किताब है, दादा भाई नौरोजी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के कंपटीशन में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों लिख दिया है, गलत लिखा, उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय। सार्वजनिक उपक्रमों की आय नहीं, सार्वजनिक उपक्रमों में हो गया जितना भी सरकारी कंपनियां हैं उसकी आय। सरकार की आय भी नहीं होगा, पारिवारिक आय भी नहीं, ये सही होगा। उत्पादन के सभी साधनों की आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं आय। जो हम काम करेंगे उसका जो मेहनताना मिलेगा वो क्या होगा? आमदनी कहलाएगा। राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। राष्ट्रीय गणना नहीं लिखना चाहिए, आय गणना या व्यय गणना कुछ भी जो लिखना चाहिए बीच में, शब्द गायब है यहाँ पर। सकल घरेलू उत्पादन राष्ट्रीय गणना, सकल राष्ट्रीय उत्पादन उत्पाद होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, मौद्रिक उत्पादन ये तो नहीं होगा। सकल घरेलू उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है तो मौद्रिक उत्पादन नहीं है। ये तीनों है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मौद्रिक उत्पादन नहीं है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? कर जो होता है टैक्स, वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कर में जनता पे असर नहीं पड़ता है और इनडायरेक्ट कर में जनता पे असर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर, उत्पाद कर, प्रत्यक्ष कर में आय कर आ जाएगा। अब जिसकी आमदनी ज़्यादा होगी सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देगा तो पूरे जनता पे इसका असर नहीं आएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो होता है, जिस बिक्री कर, जितना सामान बिकेगा उतना टैक्स लिया जाएगा, तो बिक्री कर का प्रभाव जो है जनता पे आएगा। जितना टैक्स लगेगा उस हिसाब से उस वस्तु का दाम रहेगा। अगर बिक्री कर कम है तो वस्तु का दाम कम रहेगा तो जनता पे कम प्रभाव पड़ेगा। और सेल टैक्स सरकार बढ़ा देगा तो बेचने वाला भी दाम बढ़ा देगा, तो इसका प्रभाव जो है आम जनता पर आता है। तो प्रत्यक्ष कर इनकम कर है, इस पर लिमिट, सीमित आदमी पर इसका प्रभाव पड़ता है, और अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव सारे जनता पर पड़ता है। सेवा कर भी, उत्पाद कर भी है, सामान जितना बनेगा उस पर सरकार टैक्स लेती है। सेवा कर भी, जो आदमी सेवा में लगे हुए हैं उस पर टैक्स अगर सरकार लगाती है तो फिर उसकी तनख्वाह पर असर पड़ता है। तो जिस कर का प्रभाव एक आदमी पर पड़े, जिस पर लगाया जाता है उसी पर पड़े, तो वो प्रत्यक्ष हुआ, जैसे इनकम हुआ। और बाकी बहुत सारे कर हैं जिस पर सरकार अगर टैक्स लगाती है तो वो कर आम जनता पर प्रभाव पड़ता है, जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद कर, ये सब क्या अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है?
वस्तु मुद्रा को, साख मुद्रा को, चेक को, तो पत्र मुद्रा को, पत्र मुद्रा मतलब रुपया, इसको कानूनी दर्जा प्राप्त है। बाकी वस्तु मुद्रा मतलब सामान दे के दूसरा सामान लेना, साख मुद्रा और चेक, इसको कानूनी मान्यता जो है नहीं प्राप्त है। विनिमय मतलब वस्तु को बदलना, कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, तो वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर। तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था थी वस्तु विनिमय, मतलब चावल की ज़रूरत है तो किसी को पशु दे देना, चावल ले लेना, इस तरह से वस्तु विनिमय प्राचीन समय में होता था। रुपया का ज्ञान नहीं था। साख संबंधित है उधार से, गरीबी से, विश्वास से, आशा से, तो उधार से। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। सर्वाधिक जो है उत्तम, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा है मुद्रा, रुपया दीजिए सामान लीजिए। बाकी चेक, प्रतिज्ञा पत्र और वस्तु जो है ये उत्तम नहीं है। वस्तु में बहुत दिक्कत होगी। जैसे गेहूँ 2 कुंटल लेना है और गाय देना है, अब 4 कुंटल गेहूँ देना है एक गाय के लिए, 2 कुंटल लेना है तो आधा गाय थोड़ी काट के दिया जाएगा, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए वह अब मुद्रा में ऐसा दिक्कत नहीं है। किसी धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है, हुआ है? लोहा का, तांबा का, चांदी सोना का, पीतल का, किस धातु का मुद्रा के रूप में प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो मुद्रा का प्रयोग जो है सोना चांदी का ज़्यादा हुआ है। ₹2, ₹5, ₹10 का नोट जारी किया जाता है स्टेट बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ₹1 का नोट वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन कार्य हैं? विनिमय का माध्यम है, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का मापक, सभी है। पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, बचत द्वारा, विनियोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो बचत द्वारा। बचत जितना करेंगे उतना पूंजी बनेगा। एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ₹1 का नोट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, विश्व कोष द्वारा। ₹1 का नोट केंद्र सरकार द्वारा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप, धातु मुद्रा, सिक्का, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो वस्तु मुद्रा है प्राचीनतम, सबसे पहली मुद्रा इसी को कहा जाएगा वस्तु। एक वस्तु देना, दूसरी वस्तु लेना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? भारत का रुपया सही है, बांग्लादेश का टका सही है, अमेरिका का डॉलर सही है, रूस का पोलैंड ये गलत है। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। प्लास्टिक मुद्रा है रबर, एटीएम, हुंडी, धातु। एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। साख के कौन से आधार हैं? विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, उपर्युक्त सभी। आय और उपयोग का अंतर कहलाता है उपभोग होना चाहिए यहाँ पर। बचत, विनियोग, उपभोग की प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। आय और उपभोग का अंतर कहलाएगा बचत। आमदनी कितनी आई, कितना खर्च कर दिया, दोनों में फ़र्क, दोनों घटा देंगे तो वो बचत कहलाएगा। मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुद्रा के संदर्भ में यह कथन किनका है? क्राउथर का, मार्शल का, किन्स का, एडम स्मिथ का। क्राउथर का। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? 1929, 1919, 1918, 1919। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त
तो व्यावसायिक बैंक। गैर संस्थागत में ये तीनों आ जाएगा, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, महाजन। गैर संस्थागत में व्यावसायिक बैंक। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संस्थान। गैर संस्थागत में देशी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक तो महाजन। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1901, 1904, 1912, 1915। तो 1904 में याद रखना, सहकारिता का प्रारंभ भारत में 1904। नाबार्ड की स्थापना 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982। सहकारिता के संदर्भ में मैकलेगन समिति की नियुक्ति की गई थी। मैकलेगन समिति 1912, 14, 1919 कब की गई थी? तो 1914 में। ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वयं सहायता समूह में कितने व्यक्ति होते हैं? तो 15 से 20। स्वयं सहायता समूह में कितनी व्यक्ति होती है? 15 से 20। सहकारिता संदर्भ में मैकलेगन समिति की नियुक्ति की गई थी 1914। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो यहाँ इस हिसाब से 35 होगा। वैसे अभी वर्तमान में केंद्रीय सहकारी बैंक 31 काम कर रहा है। 31 के सबसे निकट जो है 35 लग रहा है, तो 35 होगा ऑप्शन में सही। ये डायनेमिक क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बदलता रहता है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196। सहकारी ग्रामीण बैंकों की संख्या वर्तमान में 196। भारतीय वित्तीय संस्थाएं के प्रमुख अंग हैं भारतीय मुद्रा बाजार के, भारतीय पूंजी बाजार के, दोनों। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन, याद रखना है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, पहला क्षेत्र कृषि और पशुपालन। मानव पूंजी के प्रमुख घटक, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के घटक वैसे तो कई जगह किताब में दिया हुआ 4, कई किताब में 5, 4 मान के चलिए। कौन बीमारू राज्य है? बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। वैसे जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे VVI क्वेश्चन है। बीमारू राज्य है बिहार, यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो उड़ीसा भी बीमारू है, मध्य प्रदेश भी बीमारू है, कर्नाटक हो जाएगा। ये कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी सेवा सैन्य सेवा, मॉल सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा। गैर सरकारी है मॉल सेवा, बाकी ये सैन्य सेवा सरकारी होता है, रेल सेवा सरकारी, वित्त सेवा सरकारी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सभी इसमें ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी, जल विद्युत भी है। मुख्य रूप से पूछ रहा है तो मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। वैसे अगर ये सभी है तो ये सभी होगा, सभी मुख्य स्रोत हैं। आर्थिक विकास का द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कौन मानव पूंजी के घटक नहीं है? भोजन, आवास, शिक्षा, मनोरंजन नहीं है। काम के बदले अनाज योजना शुरू किया गया था 2004 में। सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्तमान में 55.1 है। तृतीय क्षेत्र पूछे, सेवा क्षेत्र पूछे, एक ही बात है। आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कृषि, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान अभी कितना है? ये भी घटता बढ़ता रहता है। वर्तमान में 19.9 है। इससे पहले 17.8 था, जब परीक्षा हुआ था तो 18.5 था। अभी 19.9 समथिंग, 18.5 के आसपास याद रखिए। फिर ये क्वेश्चन पूछ दे, जो 18-20 के आसपास होगा वही ऑप्शन सही होगा। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में होती है। आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? वित्त, ऊर्जा, यातायात व संचार, शिक्षा। आर्थिक आधारभूत संरचना तो शिक्षा नहीं होगा, बाकी ये तीनों वित्त भी है, ऊर्जा भी है
यातायात और संचार भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी के नाम पर है। भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ था? 1991 में। स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत 1993। वैसे 92-93 भी मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन लास्ट जो है शुरुआत हुई 1993 माना जाएगा इसको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में हेड ऑफिस है। आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, ये सभी को आर्थिक नीति में शामिल किया गया है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के तो मुख्य अंग इसमें 3 है, 3 ऑप्शन में नहीं है। 1, 2, 3 तो ऐसे ही दिख रहा है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड है, सैमसंग है, नोकिया है, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कई देशों का पूंजी इसमें लगा हुआ है और कई देश में एक साथ काम करता है कंपनी। वैश्वीकरण का अर्थ वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, औद्योगिक प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, ये सभी होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई WTO 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, ये तीनों सहायक हुआ। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता दोनों होते हैं, बनाने वाला भी, उपयोग करने वाला भी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, आयात में, निर्यात में, दोनों में वैश्वीकरण हुआ है। मतलब बिना रोक टोक के एक देश का सामान दूसरे देश में जाने लगा है, तो इससे सामान मंगाना मतलब आयात, सामान बेचना मतलब दूसरे देश में भेजना मतलब निर्यात, दोनों में वृद्धि हुई है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो कोका कोला ने खरीद लिया। वैश्वीकरण के आधार हैं व्यवसाय संबंधी अवरोध, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह, उपर्युक्त सभी। नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? तो 1991 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, WTO। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? तो कृषि में, कृषि एवं ग्रामीण। बाकी रोजगार, उद्योग, बैंक में सकारात्मक प्रभाव इसका देखा गया। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो राष्ट्रों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होती है, बढ़ जाती है, घटती बढ़ती रहती है, कोई बढ़ जाती है। भूमंडलीकरण को ही कहा जाता है वैश्वीकरण। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कौन सा शहर है? बेंगलुरु। बंगलुरु पढ़ा जाएगा, वैसे इसका नाम पहले बेंगलोर था। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, उपर्युक्त सभी। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण हैं। वे उद्योग जिनको राज्य नियंत्रण करता मतलब सरकार नियंत्रित करती, सरकार कंट्रोल करती है। तो डाक तार भी है, रेलवे भी है, सुरक्षा भी है, सभी को सरकार नियंत्रित करती है। तो उपर्युक्त सभी इसका जवाब होगा। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को विश्व स्तर पर। सूचना का अधिकार किस तरह का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। यहाँ वैधानिक लिखा हुआ गलत हिज्जा है, ध होना चाहिए ऐसे, वैधानिक। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता की शिकायत करेगा राज्य आयोग में। 1 करोड़ से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आयोग चला जाएगा और 20 लाख से कम होगा तो जिला फोरम में। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना
लगता है तो कोई शुल्क नहीं लगता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1800 याद रखना है, लास्ट में 4000। सी, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त हो करना चाहिए वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, रसीद, सभी करना चाहिए तीनों। डी ऑप्शन। वारंटी कार्ड क्या होता है? सामान खराब होने पर दूसरा सामान दिया जाएगा। गारंटी कार्ड क्या होता है? गारंटी मतलब होता है सामान इतना दिन चलेगा, ठीक है, नहीं तो दूसरा सामान दिया जाएगा। और वारंटी मतलब सामान खराब होने पर उसकी रिपेयर, उसका मरम्मत किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। बिल मतलब रसीद कि कितना आपने खरीदा, कितना सामान खरीदा, ये रहेगा बिल में। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए स्तर, मूल्य, मात्रा, ये सभी को जांचना चाहिए, किस लेवल का सामान है, कितना दाम है, कितना सामान हम ले रहे हैं। जागो ग्राहक जागो, जागो एक नारा है उपभोक्ता जागरण का, उपभोक्ता को जगाने के लिए। प्राकृतिक, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा तो सुनामी है प्राकृतिक। बाकी मानव निर्मित तीनों है, आतंकवाद, दंगा और सड़क दुर्घटना। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नहीं पूछ रहा, तो नहीं है अप्राकृतिक कौन? तो चक्रवात, महामारी, बाढ़, भूकंप। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, चक्रवात भी प्राकृतिक है, महामारी इस पे थोड़ा मानव का कंट्रोल है, महामारी पे, ये भी वैसे ये भी प्राकृतिक है, लेकिन महामारी को समाज और देश कंट्रोल कर सकता है। तो ये तीनों सही है, ये महामारी होगा इस क्वेश्चन का उत्तर। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी होगा मानव जनित। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मानव निर्मित होना चाहिए तो हिंसा। सुनामी प्राकृतिक है, सुखाड़ प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, हिंसा नहीं है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, 4 स्तरीय है, 5 त्रिस्तरीय है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला फोरम। यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो उपभोक्ता कहाँ जाएगा? राज्य आयोग में, नहीं जिला फोरम में जाएगा। 20 लाख से 1 करोड़ है तो राज्य में, 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग में जाएगा, और 20 लाख से कम है तो जिला फोरम। तो 20 लाख से कम है यहाँ पर तो जिला फोरम जाएगा। वर्तमान में देश में कुल राज्य आयोग कितने हैं? वर्तमान में देश में कुल राज्य आयोग, वर्तमान में देश में कुल 35 राज्य आयोग हैं। इस समय देश में कुल जिला फोरम की संख्या कितनी है? इस समय देश में कुल कितने जिला फोरम हैं? 582। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी कौन देता है? भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क देता है। और सोने की शुद्धता की गारंटी हॉलमार्क। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है नकली और गैर मानक उत्पादों से, विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, घटिया वस्तुओं से, तीनों से। सब सही है। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई थी? USA में। सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी शब्द का अर्थ होता है समुद्री मछली, बंदरगाही लहर, समुद्री डाकू। तो बंदरगाही लहर होगा इसका सही ऑप्शन। इनमें से सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? सर्वाधिक आपदा कहाँ आती है? पंजाब, बिहार, झारखंड, हरियाणा। तो बिहार में आती है। चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक है। इनमें से आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? बाढ़ को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। तो सी ऑप्शन सही होगा। आपदा को कोई
रोक नहीं सकता, उसके कम करने के लिए साधन अपना जुटा सकता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, ये तीनों कारण इनमें से सभी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ग्रस्त है। इनमें से प्राकृतिक आपदा है तो बाढ़ एवं सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, बाकी तीनों नहीं है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? जो धीरे धीरे आती है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ना, वर्षा का जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। तो मुख्य तरीका जो होगा वर्षा जल संचय करना, जमा करना। निम्नलिखित में से कौन बाढ़ नियंत्रक है? नदियों की तली की सफाई, सघन वृक्षारोपण और प्राकृतिक बांध, ये तीनों है, सभी होगा बाढ़ नियंत्रक उपाय। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में पेंदे में गाद भरना। तो इनमें से सभी होगा। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध जो है कोसी नदी पर है। कौसे कुशहा, कौसे कोसी, याद रखना है। कृषि सुखाड़ होता है मृदा की नमी के अभाव के कारण। कृषि सुखाड़। कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम प्रबंधन क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार, तालाबों की जलापूर्ति, जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास करना, नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो सर्वोत्तम इसमें से कौन होगा? जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास करना। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी दामोदर है। इसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो प्रशांत महासागर में। बंगाल की खाड़ी नहीं होगा क्योंकि दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया के कई देशों में एक साथ आया था। पश्चिम एशिया भी नहीं होगा। पश्चिम एशिया में खाड़ी के देश आते हैं, अधिकतर सूखे देश हैं। अटलांटिक महासागर भी नहीं होगा, अमेरिका के पास चला जाता है। तो प्रशांत महासागर इसका करेक्ट उत्तर होगा। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग, तो सबसे पहले तरंग पहुंचती है प्राथमिक, इसको पी तरंग बोलते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। और जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप केंद्र, और उसके ठीक ऊपर जो पृथ्वी का जगह है जहाँ पहले लहर उत्पन्न होगी वो अधिकेंद्र होता है। पहले पी तरंग आता है, उसके बाद एस तरंग सेकेंडरी। सबसे विनाशकारी होता है एस तरंग। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? 3 सही होगा, 1 नहीं होगा, उसी को देखना है। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना ठीक है। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ये भी ठीक है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना ठीक है। भगवान भरोसे बैठना, यही गलत है, तो यही ऑप्शन होगा। सबसे खतरनाक तरंग एस तरंग होता है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में इमारतों का आकार कैसा होना चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए। पृथ्वी के आंतरिक तरंगों एवं प्लेटों के फिसलने से क्या होता है? तो भूकंप आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में। चक्रवात के केंद्र में वायु दाब क्या होता है? चक्रवात के केंद्र में वायु दाब निम्न होगा, उच्च होगा, निम्न और उच्च दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चक्रवात 2 तरह का होता है, निम्न दाब और उच्च दाब, तो दोनों इसमें से सही होगा। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 5। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपदा से निजात दिलाना, प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराना, संभावित आपदा को प्रभाव को कम करना। तो इनमें से जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य
प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराना होता है इसका मुख्य उद्देश्य। आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक हैं? 3। बाढ़ आने पर कैसे स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, बाल बच्चों समेत ऊंची भूमि पर। मलबे के नीचे व्यक्ति का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा। अब मलबा क्या है? टूटा फूटा सामान जो गिरा रहता है, एक जगह ढेर लगा रहता है, उसको बोलते हैं मलबा। लंबे समय का सूखा बदल जाता है किस में? सुखाड़ में। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या उपचार करना चाहिए? जले हुए स्थान पूछ रहा है। ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। अब ये कह रहा है जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए, तो भाई गर्म या ठंडा पानी डालो। अब जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालेंगे वो भी नुकसान, गर्म पानी क्यों डालेंगे, वो तो पहले से जला हुआ गर्म है। और अस्पताल पहुंचाना तो जले हुए स्थान क्यों रखता क्वेश्चन में, उटपटांग क्वेश्चन बना देता है। चलिए, इसमें सबसे सही लग रहा ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, बुझने तक अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। खिड़की बंद करने से कुछ नहीं होगा, आग बुझने तक इंतजार करते रहिए, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण? केबल का टूट जाना। जब केबल टूटता है तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगी, टेलीफोन टेलीविज़न काम नहीं करेगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। ये बहुत विवादित क्वेश्चन है, इसका उत्तर आयोग देता है टेलीफोन, लेकिन गलत। 15 साल पहले था, सन 2000 के पहले था टेलीफोन। अब आयोग को सुधारना चाहिए। अभी के हिसाब से मोबाइल इसका उत्तर होगा। अच्छे किताब में मोबाइल है, अच्छे गाइड में। बाकी दूसरे गाइड जो नकल करते हैं, कुछ चेक नहीं करते हैं, वो दे दिए हैं मोबाइल। अगर क्वेश्चन दूसरा आता हो तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, विवादित क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना है अगर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तब। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर, रिमोट लगा रहे, रिमोट मतलब सुदूर, बहुत दूर, तो ये होता है संसाधनों की खोज के लिए। इनसैट पूछेगा तो इनसैट होता है प्राकृतिक आपदा में सूचना को बहाल रखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोगी संचार साधन? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोगी संचार का साधन तो मोबाइल है। इनमें से कौन वैकल्पिक संचार साधन नहीं है? रेडियो है, हैमर रेडियो है, सिस्मोग्राफ, उपग्रह संचार, ये तीनों है। उपग्रह संचार भी है, हैमर रेडियो भी है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का यंत्र है, ये नहीं है। हैम रेडियो को कहा जाता है एमेच्योर रेडियो, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दंगा नहीं है प्राकृतिक। बाकी चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये हिमस्खलन में बर्फ़ का पिघलना, भूस्खलन ज़मीन का पिघलना ऊंचाई से नीचे की ओर, और चक्रवात मतलब तूफान। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण किया क्या है? तो अनुचित है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाना क्या है? अनुचित है, सही नहीं है। कब ज़मीन फिसल जाएगी कोई ठिकाना नहीं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर करना चाहिए, ऊंचाई पर, क्योंकि सुनामी जब आती है तो कई किलोमीटर ऊंचा पानी उठ जाता है, बहुत दूर अंदर तक स्थल की ओर पानी आ जाता है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है पशुओं की, फसल की, भवनों की, उपरोक्त सभी की होती है। फसल की भी हानि होती है, पशुओं की भी और भवनों की भी। कृषि सुखाड़ होता है मिट्टी में नमी के अभाव में। मिट्टी में नमी नहीं होगी तो कृषि सुखाड़ होगा।